को पता है, ठीक है। तो क्या था एंगुलर मोमेंटम, बताओ क्या डिफाइन किया था एंगुलर मोमेंटम को? आपने कुछ रिवीजन किया कि मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस, ठीक है। क्या बताया था कि रेखीय संवेग का किसी अक्ष के परिता झुकाव कोणीय संवेग कहलाता है, ये बता दिया था। और ये बता भी दिया था हमने कि जे इक्वल टू कितना होता है, आर क्रॉस ऐसी क्वांटिटी दी है, ये भी बता दिया था मैंने। एंगुलर मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर वेक्टर आप लोगों ने सुना कभी बेटा इससे पहले? स्केलर वेक्टर सुना है इससे पहले कभी नहीं? हाँ हेलो, हाँ बताओ भाई। यूपीएससी का क्लास, हाँ तो है नहीं रियाज कर रही है, रियाज कर रही है। नहीं रियाज क्या रियाज दे सकते नहीं करता तो उसने कैसे कर दिया उसे? अरे भाई लड़का एस कॉलेज का क्या करवा दिया इसका एमएससी का है ना, तो एमएससी वाला जो आपको दिखाना नहीं ना, तो एमएससी वाला नहीं दिखा सकता ना उसको। हाँ तो वही कह रहे ना, तो उसके कैसे पास कर? हाँ कंप्यूटर उसका कंप्यूटर हो गया। हाँ रियाज का नहीं है उसका, जो जैसे जैसे लगा उसका करवा दिया मैंने। हाँ 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 फिर आगे क्या अच्छे बात फिर परमिशन नहीं है, ठीक ठीक है उसकी मर्जी, दोबारा भेजेगा चलो चलो चलो। अब वो वाला क्या करें उसमें? हाँ तो ये बात यहाँ तक हो गई थी, ठीक है। ये कल मैंने बता दिया था कि आप जो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए क्या होगा, ये क्या था किसी एक पार्टिकल के लिए था। अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल बात करेंगे तो फिर क्या करते हैं हम, देखिए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर वेक्टर क्वांटिटी थोड़ा सुन लीजिए आप लोग पहली बार है। स्केलर क्वांटिटी यानी दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है, बट नॉट डायरेक्शन, कि वो भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, क्या कहलाती हैं, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, ये दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है, एंड आल्सो फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, कि वो भौतिक राशियाँ जिनमें दिशा के साथ परिमाण भी होता है और जो वेक्टर लॉ को पालन करती हैं, क्या कहलाती हैं, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। तो इन्हें ध्यान रखिएगा जूलॉजी वाले। तो मतलब वेक्टर के मतलब क्या है कि ऐसी क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो, डायरेक्शन भी हो, यानी परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना, जिनमें दिशा होगी तो वो क्वांटिटीज कैसी कहलाएगी, वेक्टर कहलाएगी, और जिनमें दिशा नहीं होगी केवल मैग्नीट्यूड होगा उन्हें क्या कहेंगे, अदिश कहेंगे। फर्स्ट टाइम आए वो सुन लेता, क्योंकि ये सारे क्लासेस बहुत पहले हो चुके हैं। अगर फॉर द सिस्टम ऑफ पार्टिकल कह दें तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल में क्या करते हैं, जहाँ पर कल क्या होंगे, एक ज़्यादा होंगे फॉर द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करेंगे तो सिर्फ क्या करते हैं, जे को तुम वैसे रखते हैं सर, खाली या समेसन लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, समेसन, आर और आई क्रॉस पी आई कहते हैं, और पी आई को आई एफ पार्टिकल ले लेते हैं, जहाँ आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरीके से क्या होती है चली जाएगी, जहाँ तक भी ज़्यादातर एन तक लेते हैं, बीच में कहीं आई आ जाएगा, उसके बाद वहाँ तक जाएंगे हम एन तक। ज़्यादातर जितने भी सिस्टम हम लेते हैं उसमें क्या मानते हैं कि सिस्टम में कितने पार्टिकल्स हैं, एन पार्टिकल्स हैं, ठीक है। ये बच्चे कल वाले बाहर कैसे घूम रहे हैं, असल चीज़ सबसे बड़ा मुश्किल है, फिजिक्स सब्जेक्ट जो है आर्ट्स वालों के लिए मुश्किल पड़ता है, क्योंकि उनने कभी सुना तो है नहीं इसके बारे में। एक नई चीज़ होती है और नई चीज़ को हजम कर पाना इतना आसान होता नहीं है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही जब आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है। तो मैंने बताया था कल भी कि एनसीईआरटी की बुक एक होना चाहिए सबके पास। पहले 9th क्लास की आप ले लीजिए, 9th और 10th की पहले वो पढ़िए, और फिर 11th 12th, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं आता है, बस कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं आपके यहाँ यूपीएससी में,
तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन तो आप पढ़ सकते हैं, इतना भी मुश्किल नहीं है कि नहीं पढ़ा जा सकता है भाई, आप ही लोग पढ़ते हैं और लोग पढ़ के क्वालिफाई भी करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत जनरल चीज़ें हैं, तो ये सब आप लोग पढ़ सकते हैं ईजिली वे में। तो खाली सिस्टम ऑफ पार्ट की बात करेंगे तो वहाँ क्या आ जाएगा, सिर्फ एक टर्म बढ़ जाएगा कि जे इक्वल टू क्या जो समेशन, समेशन मतलब होता है जोड़। अगर हम यहाँ आई की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, समेशन हट जाएगा। अगर हम 1 लिखेंगे तो क्या मिलेगा, R1 क्रॉस E1, ठीक है। E1 इसी तरीके से अगर हम आई को रख देंगे तो R2 क्रॉस P2, अगर 3 रखेंगे तब प्लस R3 क्रॉस P3। इसी तरीके से अगर हम IF तक जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, IF तक लिखेंगे तो RI क्रॉस PI, और इसी तरीके से अगर हम NF तक जाएंगे प्लस तो क्या होगा यहाँ RN इंटू। तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि सिस्टम में मान लेते हैं कि सिस्टम में कितने पार्टिकल्स हैं, N पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो उसको हम सिंपल वे में क्या करते हैं, एक टर्म में इस तरीके से लिख लेते हैं, और इस सिंबल जो होता है इसे समेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसके मतलब होता है जोड़ना, टर्म्स को क्या करना होता है, जोड़ना होता है। तो इसलिए समेशन लगा देते हैं, तो ये लिख लेते हैं, और बाकी जहाँ पर जितनी जरूरत पड़ती है उसी वजह से हम आई की वैल्यू लिख लेते हैं। अगर 3 टर्म तक लिखना है तो आई इक्वल टू 1 2 3 लिख लेंगे, अगर 4 टर्म तक लिखना है तो 4। फिलहाल इतना कुछ बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। उसके बाद बात चल रही थी, ये तो एंगुलर मोमेंटम कल मैंने बताया था, उसका थोड़ा सा रिवीजन कर दिया है। उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसकी बात चल रही थी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, उसके बारे में मैंने कुछ बताया था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर, इससे पहले सर आपने बलागुण बताया था, वो तो हो गया था ना, आप हो गए बलागुण पर हो गया था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। क्या मतलब है इसका, कोणीय संवेग पढ़ा रहे तो आपको कोणीय संवेग ही पढ़ा देते थे, जो था आपका ये कोणीय संवेग ही कहलाता है। क्या कहलाता है ये, तो कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है। तो क्या बताया था कि इन द एब्सेंस ऑफ, अब इसका जो है सबसे पहले वो कहेगा स्टेटमेंट, क्योंकि मतलब क्या है पता होना चाहिए, तो इसका स्टेटमेंट लिख लीजिए सबसे पहले। स्टेटमेंट इसे हिंदी में क्या कहते हैं, कथन, ठीक है। तो जैसे मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बताया था, उसी तरीके से क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वहाँ क्या था, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होने के लिए रेखीय संवेग को संरक्षण के लिए क्या था जरूरी, बल नहीं होना चाहिए, यानी बल का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और अगर हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बात करेंगे तो बाह्य बल, यही बताया था कि अगर एक पार्टिकल या एक बॉडी का जिक्र करेंगे तो क्या आएगा, इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स, यानी बल की अनुपस्थित। अगर बल नहीं लगेगा तो उसका रेखीय संवेग संरक्षित रहेगा। इसी तरीके से कोणीय संवेग भी है एक कंडीशन। क्या कंडीशन है कि इन द एब्सेंस ऑफ टॉर्क, मैंने क्या बताया था कल कि कोई बॉडी कब रोटेट करती है, जब उसके ऊपर बलागुण लगता है। जिनने कल क्लास किया तो थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। तो कोई बॉडी कब कंजर्व होती है, जब उसके ऊपर बलागुण का मान क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि मैंने बताया था कि बॉडी जब ही रोटेट करेगी जब उसके ऊपर बलागुण लगेगा, जब तक बलागुण नहीं होगा तब तक बॉडी रोटेट नहीं करेगी। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इन द एब्सेंस ऑफ टॉर्क, यानी बलागुण की अनुपस्थिति में। हिंदी में लिखना है तो हिंदी लिख लो। कथन, टॉर्क को बलागुण कहते हैं, मोमेंट ऑफ कपल, ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स या मोमेंट ऑफ कपल भी कहते हैं उसे। तो लिखिए बलागुण की अनुपस्थिति में बलागुण की अनुपस्थिति में किसी कण या वस्तु, कण कह लीजिए या वस्तु के लिए बात एक ही होती, कण या वस्तु पर लगने वाला कोणीय संवेग सदैव
संरक्षित रहता है। कोणीय संवेग सदैव संरक्षित रहता है, या संरक्षित नियत भी हो सकता है या अचर भी हो सकता है। ठीक है, ये तीनों वर्ड हो सकते हैं। ये क्या लिखा है? जल्दी लिखो, लिखो, तुम लेट हो गई हो। आज हम टाइम से आए हैं। कहीं और जगह थे, हमने कहा बच्चों क्लास लेना है तो टाइम से बहुत अच्छी वक्त मिल गया तो चांस मिल गया तो आ गए, नहीं तो बता देते हैं उसे सुप्रील को, तो अरेंजमेंट को दूसरा कर देता, वो आपको कोई और ले लेता क्लास। आ गए तो ले ही लो जी। इन द absence of torque, the linear momentum, the angular momentum acting on a particle remains conserved, या remains invariant, या remains constant, या would be conserved, या should be, या always be। ठीक है, बहुत सारे वर्ड लगते हैं, जो चाहे आप लगा लीजिए। सिंपल वे में रिमेंस कंजर्व क्या लिखना है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर या कण के ऊपर बलागुण नहीं लगेगा तो उसका कोणीय संवेग क्या रहेगा? संरक्षित रहेगा। जैसे आपको लीनियर मोमेंटम पढ़ाया था, लीनियर मोमेंटम में फोर्स जीरो होना चाहिए, यहाँ क्या जीरो होगा? बलागुण। क्योंकि जब कोई बॉडी जब ही रोटेट करेगी जब उसके ऊपर बलागुण लगेगा, अगर बलागुण नहीं होगा तो बॉडी रोटेट नहीं करेगी। क्लियर? अगर ये छोटी छोटी चीज़ आपके समझ में आ गई, इसके अलावा बहुत ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं, टॉपिक बहुत है, तो इसलिए आप जल्दी से एक एक करके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। बाकी आपको देखिए असल में स्टडी आपको करना बैठ के घर पे। समझ में बात मेरी? बात समझ में आ रही है? अगर आप खुद से मेहनत करेंगे तब भी कुछ कर पाएंगे। हम सिर्फ आपको आइडिया दे देंगे, जो भी मेन चीज बात होगी वो ट्रिक वाली चीज़ें होती है वो हम आपको बता देंगे, लेकिन पढ़ना आपको घर पे है। तो किताब होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हमने लेक्चर दे दिया आपका काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं होगा। आपको जाके घर पे उसकी प्रिपरेशन करना, जो भी टाइप पढ़ाया जाए उसे बहुत डीपली जाके पढ़ना है। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो अगले लेक्चर में या लेक्चर से अलग भी आप पूछ सकते हैं। जरूरी नहीं हम लेक्चर ले रहे हो, कॉलेज में हम कहीं मिल जाए तो अपनी बात पूछ सकते हो। ठीक है, तो क्या लिखा है? इन द absence of torque, the angular momentum acting on a body remains conserved। तो किसकी एब्सेंस में? टार्क की एब्सेंस में। रेखीय संवेग में क्या था? लीनियर मोमेंटम में फोर्स की एब्सेंस में। तो दोनों फर्क है कि जब लीनियर मोमेंटम की बात आएगी तो कौन सी चीज़ एब्सेंस रहेगी? फोर्स। और जब एंगुलर मोमेंटम की बात आएगी तब क्या चीज़ एब्सेंस रहेगी? टॉर्क। ठीक है, तो एक रिलेशन भी इसमें होता है। तो ये तो बात हो गई इसका स्टेटमेंट, भी उसका प्रूफ होता है एक लाइन का। तो अगर हम बात प्रूफ की करते हैं, ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है? फार्मूला होता है कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, देखो वी नो दैट, हम जानते हैं या नहीं जानते हैं तब भी कि रेट ऑफ, वहाँ क्या बताया था? रेट ऑफ लीनियर मोमेंटम, संवेग परिवर्तन किधर लगाए गए बल के बराबर होती है। अब यहाँ क्या लिखोगे? कोणीय संवेग परिवर्तन किधर लगाए गए बलागुण के बराबर। दोनों की देखिए एक ही तरीके की परिभाषा है। बस बच्चा ध्यान रखना कि एक जगह क्या है रेखीय संवेग था, यहाँ क्या है कोणीय संवेग। तो क्या लिखोगे कि कोणीय संवेग की दर लगाए गए बलागुण के बराबर होती है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड टार्क, या इज इक्वल टू द टार्क। दोनों चल, चाहे अप्लाइड लिख दो या केवल टार्क लिख दो, चल जाए। आइए बेटा, आइए किस क्या यूपीएससी आइए, बैठे टाइम से आइए आप लोग। अच्छा फर्स्ट टाइम आई हैं, चलिए बैठ जाइए, कुछ आई हैं तो बैठ जाइए। तो 12 बजे से क्लास होता है, 12 बजे से, ठीक है। हाँ, 12 से 1:30 चलेगा एक क्लास, और बाकी दूसरा क्लास चलेगा 1:30 से 3। 2 क्लास होते हैं पर डे, 2 ही होते हैं ना, ठीक है। तो ये अभी पहला क्लास चल रहा है 12 बजे वाला, इसके बाद आपका जो है 1:30 बजे से भी चलेगा, जो भी पढ़ाएगा। तो क्या बताया मैंने कि कोणीय संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बलागुण के बराबर होती है। तो कोणीय संवेग कर क्या बताया था मैंने, किससे डिनोट करते हैं कोणीय संवेग को? जे से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कल बता चुके ना आपको कोणीय संवेग। तो जे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? डीजे ओवर dt, यही परिवर्तन की दर आएगी कि हमने कहा जहाँ टी ओवर टी किया जाएगा तो इसके मतलब क्या होगा? परिवर्तन की दर, या समय परिवर्तन की दर भी कह सकते हो। तो चूंकि यहाँ टी है तो टी क्या है? समय है, तो आप समय परिवर्तन की भी दर कहते हो, लेकिन जनरल समय नहीं लिखते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो रेट के मतलब ही होता है समय के साथ चेंजिंग, समय के साथ परिवर्तन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है? ये टार्क के बराबर।
सकता है। अप्लाइड टार्क लिख दीजिए टार्क। तो क्या बताया था, कोणीय संवेग कब संरक्षित रहेगा? और जो आपने स्टेटमेंट लिखा है उसमें क्या लिखा है, कोणीय संवेग कब संरक्षित रहेगा? इन द एब्सेंस ऑफ टार्क, यानी बलाघाट की अनुपस्थित। अनुपस्थित के मतलब जीरो। भाई अनुपस्थित कब होगा? जब इसका मान क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो यहाँ पर अगर हम क्या मान लें कि इफ यदि टाउ इक्वल टू कितना हो जाए? जीरो। जब टाउ इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो इल्मा ध्यान दो, तो dj ओवर dt क्या हो जाएगा हमारा? जीरो। और जब dj ओवर dt जीरो होगा तो j का मान क्या आएगा? कांस्टेंट। कल बताया था मैंने आपको, अगर dj ओवर dt जीरो है तो j की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट। जो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो होता है। बस इतना ही आपके लिए सफिशिएंट है। तो आप किस बैकग्राउंड से हैं? BCM, PCB या आर्ट्स? PCB। PCB वाले बच्चे ज़्यादा हैं। ZBC। चलिए कोई बात नहीं, ZBC मतलब जूलॉजी बॉटनी, ऐसा आप कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे तो आप भी समझ सकते हैं, ऐसा नहीं। ज़्यादा यहाँ आर्ट्स वाले भी हैं, ZBC वाले हैं, PCM वाले। अब PCM वालों के लिए थोड़ा आसान पड़ता है क्योंकि एक बार पढ़ चुके हैं, अगर उन्हें याद दिला देंगे तब भी उनके लिए काम हो जाएगा। तो मतलब क्या होगा यहाँ, दैट इज अर्थात यहाँ J कितना आ जाएगा हमारा? कांस्टेंट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? कांस्टेंट का अगर हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आती है? जीरो आती है। तो यहाँ J अगर dj ओवर dt क्या है? जीरो है, तो J यहाँ पर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो यही हमें प्रूव करना है कि अगर हम यहाँ पर बलागुण नहीं लगाएंगे तो J कैसा रहेगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट के मतलब कांस्टेंट कह लीजिए या कंजर्व कह लीजिए या इनवेरिएंट कह लीजिए, ठीक है। तो आखिर में हेंस करके हम क्या लिखते हैं कि हेंस इन द एब्सेंस ऑफ टार्क, अतः बलागुण की उपस्थिति में किसी कण पर लगने वाला कोणीय संवेग सदैव संरक्षित रहता है। जी इंग्लिश ही तो पढ़ाते हैं, ज़्यादातर हिंदी नहीं बोलते, हिंदी बाद में बोल देते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ टार्क, यही तो बोला मैंने पहले। इन द एब्सेंस ऑफ टार्क द एंगुलर मोमेंटम एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल या बॉडी रिमेन्स कंजर्व। पहले तो इंग्लिश बोलते हैं, उसके बाद हिंदी बता देते हैं। ये तो बहुत दिनों चल रही है, 13 जून से चल रही है, 13 जून। लेकिन हमारा नहीं चल रहा है, डिफरेंट आ रहे हैं, सबके अपने अपने क्लासेस हैं। यूपीएससी में फिजिक्स के सिर्फ 8 लेक्चर है। कितना है? और शायद आज 4th है मेरा। कितना है? आज 4था लेक्चर है और टोटल मिला के 8 लेक्चर मुझे लेना है। अगर कहेंगे तो और ले लेंगे, फिलहाल तो 8 ही असाइन है। तो पहले हम इंग्लिश ही बोल रहे हैं, उसके बाद यदि यहाँ हिंदी मीडियम के जाना है, इंग्लिश मीडियम के कम। इंग्लिश मीडियम में कितने बच्चे हैं? इंग्लिश मीडियम में एक तो ये हो गई, आप 2 ही लोग हैं, तो दोनों भाषाएं बोलेंगे, ठीक है। तो क्या बात हो गई? टार्क की वैल्यू यहाँ क्या होगा? टार्क जब जीरो होगा तो एंगुलर मोमेंटम, टार्क के मतलब होता है मोमेंटम ऑफ कपल। कल हम बता चुके हैं, तो इसलिए बार बार रिपीट करेंगे तो इन बच्चों का भी लॉस होगा, फिर आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो ये बात क्लियर हो गई। यहाँ किसकी बात चल रही थी इल्मा? एक बॉडी या एक पार्टिकल। अगर हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बात करेंगे तब क्या चेंजिंग आ जाएगी? एक्सटर्नल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक्सटर्नल टार्क आ जाएगा। इतना फर्क है बस। और इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, गलती बहुत करते हैं। तो हम आपको खैर डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, हम पीसीएम वालों की बात करें, वही बहुत गलती करते हैं। तो सब हर जगह इन द एब्सेंस ऑफ टार्क या इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टार्क। बस ध्यान देना है कि अगर वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बात कर रहा है तब एक्सटर्नल टार्क आ जाएगा, और अगर केवल एक बॉडी या एक पार्टिकल की बात कर रहा है तो सिर्फ इन द एब्सेंस ऑफ टार्क होगा। इंटरनल एक्सटर्नल का जिक्र ही नहीं करेंगे हम, जो भी लगेगा वो जीरो हो, ठीक है। जी सर, हाँ क्लियर हो गया, ओके। हाँ चलेगा, खत्म हो गया। हाँ सब ओके ओके। 15 दिन के अंदर नए प्रोफेसर हो गए। ठीक है, ठीक। अच्छा बेटा आगे बढ़े, बस फिर इतना ही फर्क रहेगा। अब मैंने आपको ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करी थी, किसकी बात करी थी? अब कौन बच्चा बताएगा जो मौजूद था, बता दे। अब अगला टॉपिक यहाँ, अब यहाँ किसकी बात खत्म हो गई? देखिए लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, टार्क और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये सारी बातें फिनिश हो चुकी हैं। अब हम नया टॉपिक पे शुरू करते हैं। ग्रेविटेशनल क्या होता है? ग्रेविटेशन क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण।
या ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। देखिए इतना ही पूछा जा सकता है आपके यहाँ, बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, या ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, ठीक है, क्षेत्र क्या है, या ग्रेविटेशनल एनर्जी क्या है। ये 3 तरह के टॉपिक हैं जो आपके मैंने सिलेबस में देखे हैं। या तो ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करी गई है, या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करी गई है, या ग्रेविटेशनल एनर्जी, गुरुत्वीय या गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा, ठीक है। गुरुत्वीय अलग की चीज़ है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कोई बताएगा? ये मैथमेटिकल फार्मूला हो गया ग्रेविटेशनल। उस दिन मैंने बताया था, अगर आपने तो कहा था कि जब आएगा तो सिर्फ आपको रिवाइज कर देंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो चुकी है आपके यहाँ, क्योंकि जब मैंने फोर्स चारों फोर्स बताए थे नहीं, कितने तरह के फोर्स एग्जिस्ट करते हैं नेचर में? नेचर में 4 तरह के फोर्स एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले उसमें मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स बताया था आपको, फिर उसके बाद न्यूक्लियर वीक फोर्स, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसके बाद बताया था न्यूक्लियर स्टार फोर्स। तो इसकी बात करी थी मैंने वहाँ पर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है बताओ? हाँ, जो चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है या अपनी ओर खींचता है। और को बोलेगा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है। जो आप बात कह रहे हैं कि उसे क्या कहते हैं? गुरुत्वीय बल। ये गुरुत्वाकर्षण बल है, दोनों में फर्क है, ठीक है। वो F=mc होता है। और ये क्या होता है कि अगर सर हम तुम्हें पहले को फार्मूला लिख देते हैं, चलो इससे बता दो। F होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की G/m r/u एंड वेक्टर, मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा है। इसमें लिखा है, अगर इसका आप मैग्नीट्यूड लिख दें तो मैग्नीट्यूड अगर लिखेंगे तो केवल F लिखेंगे, उसके ऊपर क्या नहीं लगाएंगे? वेक्टर नहीं लगाएंगे। क्या नहीं लगाएंगे? वेक्टर नहीं लगाएंगे। अगर केवल मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो मैंने बताया, तो मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? G/m/r² आती है, ठीक है। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरीके लिखेंगे, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में क्या लिखते हैं हम, या समझ लीजिए, अगर आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया है, G/m/r² × r³ होता है। और यहाँ माइनस भी लगा होता है। वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो इसे हम माइनस भी लगा देते हैं, ठीक है। और जब केवल मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। मैग्नीट्यूड परिमाण हमेशा ऐसा होता है, धनात्मक होता है, कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा। जीरो तो हो सकता है, या जीरो होगा या धनात्मक, यानी जीरो होगा या पॉजिटिव होगा, नेवर नेगेटिव, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये क्या लिखा? मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्या होता था, मैंने बताया था कि देखिए अट्रैक्टिव, जी बेटा, आ जाओ थोड़ा देखो से, तुम देख रहे हो। क्लास है आपका? जी, अच्छा, मतलब चाह रहे हो क्लास करना? क्लास करना चाह रहे हैं आप? किस क्लास में पढ़ते हो? अच्छा, प्रैक्टिकल था, ठीक है। ये बेसिक क्लास चल रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो शायद आफ्टर BSc के बाद ही होगा ये आपका लिए। ये हमारे यहाँ जो यूपी गवर्नमेंट ने अभ्युदय, ठीक है, कोचिंग चल रही है, उसके तहत जो UPSC के और नीट के NDA क्लासेस यहाँ होते हैं। अगर आप NDA या नीट का कोई क्लास लेना चाह रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन वहाँ से करा लें और क्लास ले सकते हैं आप, ठीक है। हाँ, वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ता है, शायद फ्री ऑफ कास्ट है। कुछ पैसे ले रहे नहीं, फ्री ऑफ कास्ट है। आप फॉर्म भर लीजिए, आप क्लास की टाइमिंग बता दी जाएगी, आप क्लास करिए, ठीक है। सब कर सकते हैं, फाइनल ईयर भी वाले भी कर सकते हैं, हियरिंग वाले भी कर सकते हैं। वहाँ जाके ज़्यादा इंक्वायरी बेटा वहाँ ले लो आप इससे, क्योंकि क्लास चलाना तो यहाँ पर हम ज़्यादा नहीं बता सकते। यहाँ पर R³ है, ठीक है। यहाँ मैग्नीट्यूड जब लिखेंगे तो r² लिखेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि r³ होता है, इसकी वैल्यू जो होती है, r³ यूनिट वेक्टर होता है, इसकी वैल्यू जो होती है वेक्टर r/r ये होती है, ठीक है। जब हम r³ की वैल्यू रख देते हैं तो यहाँ वेक्टर आ जाएगा और यहाँ क्यूब हो जाएगा। अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। ये भी वेक्टर फॉर्म में लिखा है, क्योंकि डायरेक्शन यहाँ कौन शो करेगा? r³ शो करेगा, ठीक है। और r³ की जो वैल्यू होती है वो वेक्टर r/r, ठीक है। अगर हम ये वैल्यू रख देंगे r³ की तो क्या मिलेगा? हमें ये मिलेगा,
ठीक है, अदरवाइज हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और केवल वेरिएबल ज़्यादातर आप प्रॉब्लम्स करते हैं तो वहाँ सिर्फ यही लिखा होता है, कौन सा, GMM/r²। और जब वेक्टर फॉर्म में लिखा होगा तो माइनस भी लगा होता है। क्या लगा होता है, याद रखिएगा, जब वेक्टर फॉर्म में होगा तो माइनस क्यों लगा होता है, क्योंकि ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है। कैसा होता है नेचर में, तो मैंने क्या बताया था, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इन यूनिवर्स, कि संसार में किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसे लिखना चाहो तो आप लिख लो, जो क्या होता है, हाँ जी, हाँ, संसार में कहीं भी, क्योंकि इसकी रेंज भी मैंने आपको बताई थी। इसकी रेंज क्या थी, इनफाइनाइट थी। इनफाइनाइट का मतलब ये हर जगह लगता है कि दो फोर्सेस मैंने आपको बताए थे, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिनकी रेंज क्या होती है, इनफाइनाइट। ये हर जगह लगते हैं, और बताया था क्यों लगते हैं वो आज नहीं बताएंगे, बार बार पढ़ना फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो संसार में किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, जो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। हाँ हाँ, जी 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 जी, बताइए। जमा हो जाएगी, थोड़ा वेट करिए, जल्दीबाजी काहे है। हाँ, भीड़ है तो कल जमा कर, कल परसों जमा करवा देंगे, अभी तो 31 तक जमा होगी। अतर जी हम इस टाइम वहाँ है नहीं, हम थोड़ा क्लास में बिजी हैं। आज हम कॉलेज से हम थोड़ा छुट्टी पे हैं। कोई बात नहीं है, आप हम जमा करवा देंगे, प्लीज़ आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है। तो अभी तो आज भीड़ भाड़ होगी तो वहाँ पर, क्योंकि आज हम कॉलेज से बाहर हैं, सिर्फ एक क्लास लेने के लिए आए हैं। हम SS कॉलेज में आज मेरा काम है, तो इसलिए आज कॉलेज में काम है नहीं मेरा। अरे आप बताइएगा, केवल बच्चों कल भेज दीजिएगा, हम करवा देंगे, ठीक है। हाँ, क्यों नहीं मिलेंगे, कल मिलेंगे, आज तो जरा और काम में बिजी हैं। ठीक, ओके। यार सारे को इसी टाइम आगे भेजा आपको क्लास के। अच्छा, क्या बताया था बेटा कि अट्रैक्टिव फोर्स, इंग्लिश वाला जानते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इन यूनिवर्स, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इन यूनिवर्स विच इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ बॉडीज, यानी मास ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बॉडीज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन अपॉर्ट, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस अपॉर्ट, मतलब क्या होता है, ये फोर्स जो है वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी। अगर हम थोड़ा सा ये भी देख लीजिए, मान लीजिए दो बॉडी, एक बॉडी क्या है, बोले जहाँ पर हम अर्थ लेते हैं एक बॉडी, तो उसका मास क्या लेते हैं, अर्थ के केस में m, और अर्थ ना ले तो सिंपली क्या लेते हैं, m1 m2 लेते हैं। अगर दो बॉडी है तो एक को मान लिया, एक का मास मान लिया m1, दूसरा क्या मान लिया, m2 मान लिया। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, r है, ठीक है। तो ये जो फोर्स होता है किसके बराबर होता है कि m1 प्रोपोर्शनल में अगर लिखेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख दिया था कि अगर हम इसे लिखेंगे तो m जो होता है तो किसके प्रोपोर्शनल होता है, इन दोनों मासों के गुणनफल के, m1 m2, ठीक है। और दूसरी चीज क्या होती है, प्रोपोर्शनल मतलब अनुपात, इसके ऊपर डिपेंड करता है, अपान 1/5, ठीक है। अगर हम दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लिख देते हैं तो ये क्या हो जाता है हमारा, f प्रोपोर्शनल m1 m2 अपान r स्क्वायर, अगर मैग्नीट्यूड लिखते हैं। और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में शो करेंगे तो साथ में r कैप भी लिख देंगे, r कैप क्या शो करेगा, इसकी डायरेक्शन को शो करेगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनल हटाते हैं, अगर इसको हटाएंगे, इक्वल लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ जाता है। ये क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सर्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है। ये यूनिवर्सल होता है, ठीक है। तो ये g आ जाएगा और साथ में ये m1 m2 अपान r स्क्वायर रहेगा, और साथ में r कैप, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। और अगर केवल मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो r कैप यहाँ से क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, इसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ये क्या करता है कि संसार में किसी भी दो वस्तु, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, ज़्यादा सेंसिटिव बॉडी की बात करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है हर वस्तु के बीच, दो वस्तुओं के बीच लगेगा। और
हमेशा अट्रैक्टिव होता है। कैसा होता है नेचर में? अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव की मतलब क्या होता है? आपस में एक दूसरे को खींचते हैं। लेकिन आज ये सबसे कमज़ोर पड़ गया। कैसा है ये? सारे बल इसके ऊपर हावी हैं, तो इसलिए लोगों के बीच जो है आज हमदर्दियाँ ख़त्म हो गई हैं, नफरतें ज़्यादा हैं, क्योंकि बाकी दूसरे फोर्स इसके ऊपर हावी हो गए, क्योंकि ये सबसे वीक होता है। ये भी बताया था कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो सबसे वीक होता है। बाकी जो फोर्सेस हैं, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो या न्यूक्लियर फोर्स हो, वो सब क्या होते हैं? बहुत स्ट्रांग होते हैं एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये क्या पड़ गया? सबसे कमज़ोर पड़ गया। तो ये माइनस साइन कैसे अट्रैक्शन को शो करेगा? क्योंकि ये माइनस साइन ही शो करता है कि ये नेचर में कैसा होता है? अट्रैक्टिव होता है। अब फॉर एग्जाम्पल ये सोलिए सबसे पीछे बैठे हैं, क्या नाम है आपका? सचिन। अगर ये मेरी किसी खूबी से मेरी ओर अट्रैक्ट होते हैं, मान लो किसी भी अच्छाई से अगर ये मेरी तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो अट्रैक्ट होंगे तो इनके हमारे बीच की डिस्टेंस क्या होगी? घटेगी या बढ़ेगी? कम होगी। और जब डिस्टेंस घटती है तो उसके लिए क्या लगा होता है? माइनस। क्या लगा होता है? माइनस। तो ये माइनस साइन जो लगा है यही शो करता है कि फोर्स कैसा होता है? नेचर में अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ता है, समझ में आ गया सबके? अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। अब उसके बाद आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्या आता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी होता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यानी गुरुत्वीय विभव, ये भी एक बात है। तो देखिए होता क्या है कि अगर हम इनफाइनाइट डिस्टेंस से एकांक द्रव्यमान की वस्तु को कितनी यूनिट मास, इंग्लिश वाले ध्यान दें, दोनों बात वर्ड बोल रहे हैं हिंदी और इंग्लिश, कि अगर एकांक द्रव्यमान की वस्तु को इनफाइनाइट से, कहाँ से? अनंत। इनफाइनाइट का मतलब जिसकी कोई सीमा ना, अनंत से अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड में, चाहे वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड हो, चाहे मून की हो, चाहे सन की हो, किसी की भी हो सकती है, हम जनरल बात कर रहे हैं कि इनफाइनाइट एकांक द्रव्यमान की वस्तु को इनफाइनाइट डिस्टेंस से ग्रेविटेशनल फील्ड में लाने में जो किया गया कार्य होता है वो क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या गुरुत्वीय विभव कहलाता है। किसके अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स? किसके अगेंस्ट में वो आता है? ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो एक छोटी सी डिफिनेशन है कि हम मान लें कि कोई बॉडी है जिसका मास क्या है? यूनिटी है। यूनिटी मतलब एकांक। ठीक है, ये कहाँ पर है? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। अगर हम लोगों ने मान लिया कि ये अर्थ है, क्या है? अर्थ है, तो अर्थ की अपनी क्या होगी? क्या होगी? ये फील्ड होगी। भाई अर्थ क्या है? पृथ्वी जो है इसके अपना एक क्षेत्रफल होता है। तो अगर अर्थ की फील्ड में मान लीजिए इस वस्तु को हम लाते हैं और किस डिस्टेंस तक लाते हैं? आर डिस्टेंस तक। कहाँ से ला रहे हैं? इनफाइनाइट। तो वही मैंने भी बताया था कि इनफाइनाइट डिस्टेंस से अगर किसी वस्तु को अर्थ की फील्ड में ग्रेविटेशनल फोर्स के विरुद्ध लाने में जो किया गया कार्य होता है, वर्क डन होता है, वो क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, तो इतना ही पता होना चाहिए, इतना सफिशिएंट आपके। इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? जब इनफाइनाइट डिस्टेंस से लाएंगे तो वर्क डन क्या होता है? अब ऐसा जिस चैप्टर में इसके बाद है वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर वो इसके बाद है, ग्रेविटेशनल के बाद। तो ग्रेविटेशनल तो वर्क क्या होता है? वर्क से ना आपने सब कार्य कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो गुणनफल होता है वो क्या कहलाता है? वर्क कहलाता है। असल चीज टॉपिक तो बहुत है, हम पढ़ाना इससे कम समय में, अब क्या क्या पढ़ाना ये समस्या सबसे बड़ी है। तो आप देखिए हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, पढ़ना आपको घर से जितना ज़्यादा ज़्यादा पढ़ लोगे अगले दिन आप उतने इंटरेक्शन कर सकते हो मुझसे। तो इसलिए किताबें सबके पास होना चाहिए। देखिए अगर आप बिना किताब के पढ़ाई हो नहीं पाएगी आपकी। जितनी बातें हम आपको बताएं उतनी तो आपको पढ़ना ही है, साथ में अपने आप से जितना ज़्यादा मिल जाए किताबों से उतना आपको क्या करना है? रीड आउट करना, नहीं पढ़ना है। तो देखिए वर्क क्या होता है, पहले इसके लिए हम आपको वर्क बता दें कि अगर कोई बॉडी है, ठीक है, अब अगर इसके ऊपर हम फोर्स F लगा रहे हैं, कितना फोर्स लगा रहे हैं? F। अगर इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? कहीं ds लिखा है तो कहीं dr लिखा गया है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट अगर बॉडी यहाँ से यहाँ पहुँच जाती है, ठीक है, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? ds का। ठीक है, तो जो वर्क डन होता है उससे किससे शो करते हैं? अगर डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है
तो हम F इंटू डी एस लिख देंगे। अगर डिस्प्लेसमेंट S है, ठीक है, समझ लीजिएगा, तो वर्क जो होता है W इक्वल टू F इंटू S होता है, F इंटू S, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो जो वर्क क्या परिभाषा होती है वो क्या होती है, वर्क जो होता है कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के क्या होता है, इक्वल होता है। और अगर डिस्प्लेसमेंट बहुत कम होता है तो मान लीजिए ये डीएस जहाँ लगा हो तो इसका मतलब क्या है, बहुत कम डिस्प्लेसमेंट। बहुत कम डिस्प्लेसमेंट होगा तो जो वर्क डन भी होगा वो भी क्या होगा, बहुत कम होगा। तो उसे क्या लिखेंगे, डी डब्ल्यू से लिखेंगे। फार्मूला यहाँ क्या आ जाएगा, एफ डॉट डी एस आ जाएगा, ठीक है। किसी किताब में डी एस की जगह आर भी लिखा होगा, डी आर या डी एस, उसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, फिर वो कह देगा कि ये विस्थापन है, ठीक है। क्या कहेगा, विस्थापन। तो ये वर्क होता है। वर्क की यूनिट क्या होती है, कौन बताएगा, जूल होता है। यही तरीके से एनर्जी होती है। एनर्जी क्या होती है, कौन डिफाइन करेगा, इंग्लिश वाले ध्यान दें कि वर्क क्या होता है, कि वर्क इज डिफाइंड एज इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, क्लियर। इंग्लिश वाले भी ध्यान दें, वरना कहेंगे सर हिंदी में पढ़ाते हैं, क्योंकि वो हिंदी से ज़्यादा बोलनी पड़े कि हिंदी मीडियम बोले जाता है। एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटी ड्यूरिंग वर्क, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। कि जो हम कार्य कर रहे हैं, जितनी हमारे ऊपर कैपेसिटी होगी, कितनी होगी, कैपेबिलिटी या कैपेसिटी जो भी कह लीजिए, कि कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। नोट कर लीजिए जल्दी, ये एक स्टेप में नोट करते रहिए, इसलिए क्योंकि देखिए बहुत सारा लेक्चर मेरे पास नहीं है, पढ़ना आपको हम गाइड कर देंगे, हम आपको जो भी इसकी चीज़ें छोटी छोटी वो बता देंगे। तो वर्क क्या हो गया, नोट कर लिया सबके, या फिर से लिखा दे, वर्क लिख लिया, फार्मूला लिख लीजिए। उसके बाद अगर वर्क स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है तो उसके लिए फार्मूला कौन सा होगा, ये होगा, ठीक है। और इन जनरल अगर कहें डिस्प्लेसमेंट एस ले लें, टोटल वर्क है तो क्या हो जाएगा हमारा, डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस। ये क्या हो जाएगा, इन जनरल, ठीक है, जनरली यही का होगा। अगर क्या है, स्मॉल वर्क डन है तो ये किसके लिए होगा, स्मॉल वर्क डन, या डिस्प्लेसमेंट बहुत कम है तो वर्क डन क्या होगा, वो भी बहुत कम होगा, ठीक है। अगर हम मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल है कि इस फोर्स ये रखी है बोतल के ऊपर मैंने फोर्स लगाया, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो गया तो उस कंडीशन में हम डिस्प्लेसमेंट कितना लेंगे, एस लेंगे। और अगर बहुत कम हो रहा है जिसे हम देख भी नहीं पा रहे हैं तो क्या लेते हैं, उसे हम डी एस लेते हैं। डी एस मतलब बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो दोनों केस हमने आपको बता दिया कि बहुत कम के लिए फार्मूला क्या होगा, एफ इंटू डी एस, ठीक है। और ज़्यादा के लिए क्या होगा, एफ इंटू एस, ठीक है, क्लियर। उसके बाद एनर्जी आती है, तो एनर्जी क्या कहलाती है, हिंदी में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। बस अब दो तरीके की एनर्जी होती है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी, दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, एनर्जी डाल लिया, कैपेबिलिटी या कैपेसिटी डूइंग वर्क, जो भी लिखना चाहे लिख लीजिए अपनी भाषा में। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, लिख लिया। बहुत सारे टॉपिक मुझे कवर करना है तो इसलिए थोड़ा सा तेज चल रहे हैं, अगर किसी को प्रॉब्लम आए तो तुरंत बता देना, मुझे रोक देना, ठीक है। तो कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। तो लिखिए ऊर्जा, टाइप्स ऑफ एनर्जी, टाइप्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के प्रकार। इंग्लिश वाले ध्यान दें, टाइप्स ऑफ एनर्जी नोट कर दो बेटा। अब जाके घर पे जाके किताब से पढ़ोगे तो ये चीज़ें सब आपको उसमें मिल जाएंगी। अभी तो हम ब्रीफली बात कर रहे हैं, ये सब आपको बहुत अच्छी तरीके से किताब में सारी चीज़ें मिलेंगी। अब उसे आप पढ़ेंगे, अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो आप नेक्स्ट लेक्चर में मुझसे पूछ लेंगे, ठीक है। कौन सी पढ़नी है, मैंने बताई थी आपको, NCERT की जो 9th 12th की बुक है, पहले वो पढ़िए, NCERT, ठीक है, NCERT 9, पहले अरे जो भी लिख लीजिए, NCERT जो भी लिख लीजिए, समझ जाएंगे आप, इतना अंडरस्टूड है, उसे लिख लीजिए, वो ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है पहले 9th और 10th की ले लीजिएगा, वो इस कहाँ लेंगे, NCERT होता है, वो मुझे पता है, लेकिन आप समझ जाएंगे तो उसे लिख लीजिए, वो ले लीजिए 9th और 12th की। उसके बाद आप जब 9th और 10th की ले लीजिए, पहले वो पढ़िएगा। जब वो आप पूरी तरीके से समझ लें तो फिर आप 11th की ले लीजिए। कौन सी, 11th 12th में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी जितनी ज़रूरत है, आप इतनी ज़रूरत पड़ेगी नहीं जहाँ तक UPSC में। अगर आपने 9th 10th की पढ़ ली तभी सफिशिएंट है, आपके लिए इतना ही काफ़ी है UPSC वालों के लिए। अगर लेकिन कोई नीट की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए 12th इम्पॉर्टेंट है।
तो टाइप्स ऑफ एनर्जी डाल लिया, बिकॉज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा जो है वो 2 प्रकार की होती है, ठीक है। पहली कौन सी होती है? काइनेटिक एनर्जी, फिर सेकेंड नंबर पर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। हिंदी गतिज ऊर्जा और नंबर 2 स्थित ऊर्जा, ठीक है। पहली क्या होगी? एनर्जी, ठीक है। कितने तरह की होती है? 2 तरह, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी और दूसरे नंबर पर पोटेंशियल, ठीक है। गतिज ऊर्जा है, स्थित ऊर्जा। हिंदी में भी लीजिए, इसे ऊर्जा कहते हैं, इसे कहते हैं गतिज ऊर्जा, इसे कहते हैं स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। अब गतिज क्या होती है? गति की वजह से हो, जैसे कोई बॉडी क्या कर रही है? मोशन कर रही है, तो मोशन की वजह जो ऊर्जा होगी, गति की वजह जो ऊर्जा होगी वो क्या कहलाएगी? गतिज ऊर्जा। और जो पोजीशन की वजह से होगी, मान लो कोई बॉडी क्या है? वो पोजीशन है, स्थिति में है, तो पोजीशन की वजह से जो होगी वो ऊर्जा क्या कहलाती है? पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है, ठीक है। तो गतिज ये किसकी वजह से होगी? ड्यू टू मोशन, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट या बॉडी जो होगी, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से होगी, ठीक। ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु की गति के कारण, वस्तु की, इतना लोग सब लोग जानते होंगे कि गति के कारण, जब वस्तु में गति होगी तो उसकी वजह से होगी, उसे क्या कहेंगे हम? गतिज ऊर्जा कहेंगे, ठीक है। और जो किसकी होगी? पोजीशन, ड्यू टू पोजीशन, स्थित। पोजीशन को क्या कहते हैं हम? स्थित। तो पोजीशन मतलब ड्यू टू पोजीशन ऑफ बॉडी, या ऑब्जेक्ट या पार्टिकल जो भी हो, उससे कोई मैटर ज़्यादा नहीं है। ये किसकी वजह से होगी? स्थिति के कारण, वस्तु की हिंदी में गड़बड़ हो जाए तो सही कर लेना, ठीक है। और कहीं जल्दी गलत लिख जाए तो उसे सही कर लेना, पाई आई गलत लग जाए, ठीक है। तो ये पोजीशन के कारण होगी, वो सॉरी मोशन के कारण। ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? बॉडी के मास और वेलोसिटी के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो हाफ फार्मूला साफ हो तो हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। इसका फार्मूला जो होता है वो क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। मास और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगी। गतिज ऊर्जा किसके ऊपर डिपेंड करेगी? मास और बॉडी की वेलोसिटी के ऊपर। और पोटेंशियल स्थितिज ऊर्जा आती है तो वहाँ पर किसकी वजह करती है? मास, यहाँ मास होता है, ग्रेविटेशन होता है, mvh, ठीक है। अगर कोई बॉडी किसी पोजीशन पे क्या है? रखी हुई है, तो उसके कारण जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी? mgh होगी, ठीक है। ये मान लीजिए आपको सरफेस है और बॉडी कहीं सरफेस पे क्या है? किसी h हाइट पे क्या है? स्थित है। कहाँ स्थित है? h हाइट पे, और उसका मास कितना है? m है। और जो बॉडी नीचे गिरेगी या ऊपर जाएगी तो उसमें क्या लगती है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वहाँ ग्रेविटी का स्पेस कंसेप्ट आ जाता है, तो इसलिए जो इसकी स्थितिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है? mgh होती है। और जो गतिज ऊर्जा है, कोई बॉडी क्या कर रही है? मोशन कर रही है, किस राशि से? v से कर रही है, उसका मास क्या है? m है, तो उसके लिए क्या जाएगी? ये हाफ होगी, ठीक। इससे ज़्यादा नहीं होगा यूपीएससी में। तो ऊर्जा हो गई। ऊर्जा कितने तरीके की होती है? 2 तरीके की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किसके ऊपर डिपेंड करती है? ड्यू टू मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जब बॉडी जो है मोशन में होती है, जैसे हम चलते हैं, तो हमारे अंदर जो ऊर्जा होगी वो कैसी होगी? गतिज होगी। और जब हम कहीं बैठ जाएंगे, कहीं मेरी पोजीशन हो जाएगी, तो ऊर्जा जो होगी वो क्या होगी? स्थितिज होगी। क्लियर? अब तो नहीं भूलोगे। कुछ बेटा समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत तो आ रहा है दिमाग में? नहीं, तुमसे पूछ रहे। हाँ, थोड़ा बहुत आ रहा है। ऐसा नहीं सब कुछ हर चला जाए, मतलब ऐसा नहीं सब कुछ। देखिए आप सब कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा एलिमेंट्री फिजिक्स है आपके कोर्स में। कैसी है? एलिमेंट्री है, बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं है। आपके यहाँ डेरिवेशंस नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट है और फार्मूले हैं। इतना अगर आप कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ पूछना है इसको? बात क्लियर हो गई कि ऊर्जा क्या होती है? 2 तरीके की होती है, गतिज ऊर्जा एंड स्थितिज ऊर्जा। बात चल रही थी ग्रेविटेशनल अपवर्डन भी समझ में आ गया, कार्य क्या होता है। अब सबकी यूनिट क्या होगी? अगर इनका सबका मात्रा लिखा जाए तो क्या होगा?
आपका जूल होगा, एनर्जी का जूल होगा, और CGS जो होगा तो वो डाइल होगा। अगर MKS में लिखेंगे तो क्या होगा, इसका मात्रक जूल होगा। क्या होगा, जूल। ठीक है, क्या होगा, इसका मात्रक जूल होगा। ठीक है, हिंदी में भी लिख देते हैं क्या होगा सर? जूल। अब ये क्या है, SI यूनिट या MKS कहते हैं। ये कौन सी यूनिट है हमारी, स्टैंडर्ड यूनिट, या इसे हम MKS भी कहते हैं। ठीक है, और अगर CG उसमें लिखेंगे CGS में, तो CGS में की यूनिट होगी डाइल। इसमें अगर CGS में ऊर्जा मिलोगे तो क्या होगी, ये CGS यूनिट होगी, CGS। CGS में क्या होती है, डाइल होती है। और 1 डाइल इक्वल टू जो होता है 1 जूल इक्वल टू लिख लेना, ये पूछ सकता है आपके 1 जूल इक्वल टू कितना होता है, नहीं 7। ठीक है, कितना होता है 10 की पावर 7। अरे गलत बोल गए यार, अर्ग होती है, डाइल नहीं। दिमाग से किसी का डाइल नहीं होता, अर्ग। इसकी CGS यूनिट जो होती है वो डाइल ना होकर अर्ग होती है। रखते कर लीजिए, मेरी जल्दबाजी में गलती हो रही थी। अर्ग, जी बेटा, ARG, अर्ग। अब गलती हो कर रहे हैं, अर्ग। खर्च देख लीजिएगा, इसमें भी कोई ऐसा मैटर नहीं है। तो अर्ग होती है, ठीक है। और अगर फोर्स का फार्मूला होता है, जल्दबाजी में बोल रहे तो 1 जूल यहाँ पर 1 न्यूटन। ठीक है, न्यूटन जो होता है वो जो होता है, इसे मैंने लिखा है नहीं, यहाँ नोट कर लीजिए, आपके हो सकता काम आ जाए। ये 10 की पावर 5 डाइल होता है। ठीक है, फोर्स की जो यूनिट होती है CGS यूनिट वो डाइल होती है। ठीक है, और MKS यूनिट जो होती है वो न्यूटन होती है। ठीक, तो 1 न्यूटन इक्वल टू जो होता है 10 टू द पावर 5 डाइल। क्लियर, किसी को कंफ्यूजन? थोड़ा जल्दी में चल रहे हैं, तो आप आगे बढ़ जाए, जो है कोर्स 8 लेक्चर में इतना तो हो जाए जिससे आपका कुछ फ़ायदा हो जाए। वरना भी पता चला है 11th ही नहीं पूरा हो पाएगा, 12th में कैसे कदम रखेंगे 8 लेक्चर में। 8 लेक्चर में कितना पढ़ा देगा इंसान? तो थोड़ा स्पीड इसलिए तेज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर लें 8 लेक्चर के अंदर, या तो फिर 8 लेक्चर और दिए जाए, तब कुछ फ़ायदा हो जाए आपका, तब जाके पूरा हो सकता है जो मेरे पास सिलेबस दिया गया है। ऐसा ऐसे मिटा दें। देखिए, पूछ लेना कहीं पर जो है कोई कंफ्यूजन आए। देर में जाता है, इसको थोड़ा मटेरियल लगा, कुछ सेव कर दिया है, स्लो हो गया। अब बात किसकी चल रही थी? हाँ बेटा कुछ पूछ लें। अब बात किसकी चल रही थी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अब समझ में आपके आ जाएगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या बताई थी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज डिफाइंड एज इन ब्रिंगिंग द यूनिट मास ऑफ बॉडी इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, कि अगर यूनिट मास की बॉडी को, ठीक है, इनफाइनाइट से हम कहाँ लाएं? ग्रेविटेशनल फील्ड में लाएं, और जो किया गया कार्य होगा वो किससे अगेंस्ट होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट होगा। तो वो क्या कहलाता है? गुरुत्वीय विभव कहलाता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। उसके बाद एनर्जी होती है। तो ये जाके आप किताब से सब लोग नोट करेंगे। गुरुत्वीय विभव, ठीक है। तो क्या रहा है, क्या लिखेंगे? इन ब्रिंगिंग द यूनिट मास ऑफ बॉडी फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, या ग्रेविटेशनल फील्ड अगेंस्ट भी बढ़ा देना, अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्लियर? लिख लिया है? फिर से बोलते हैं, क्या लिखोगे? द यूनिट मास ऑफ बॉडी, पहले आगे लो इन ब्रिंगिंग लाने में। ठीक है, इन ब्रिंगिंग यूनिट मास ऑफ बॉडी फ्रॉम इनफाइनाइट, फ्रॉम इनफाइनाइट, हिंदी भी बोल देंगे, फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट इनसाइड द ग्रेविटेशनल फोर्स, इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड, इनसाइड द, चाहे फील्ड ही लिख दो, ग्रेविटेशनल मत लिखो, इनसाइड द फील्ड अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, मतलब हिंदी में समझ लीजिए कि एकांक द्रव्यमान की वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र में
गुरुत्वीय बल के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? गुरुत्वीय विभव कहलाता है। ठीक, अब उसके बाद अगली हेडिंग डालो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पोटेंशियल है, साथ में एनर्जी और बात दीजिए। गुरुत्वीय ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा, ठीक है, गुरुत्वीय स्थिति ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सही लिख रहे हैं स्थिति बता देना, सही कर लेना है। तो पोटेंशियल एनर्जी को भी स्थिर ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, विभव भी होता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को गुरुत्वीय विभव कहते हैं और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तुम्हें कन्फ्यूज मत होना कि पोटेंशियल की वजह हमेशा विभव होगा, कहीं विभव है कहीं स्थिति है। अभी मैंने लिखाया था नहीं कि काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अभी मैंने बताया था कि एनर्जी कितने तरीके की होती है, दो तरीके की। पहले क्या थी? काइनेटिक एनर्जी, फिर पोटेंशियल। पोटेंशियल को हिंदी में क्या लिखा था मैंने? स्थिर ऊर्जा लिखा था। और फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को क्या लिखा? गुरुत्वीय विभव लिखा है। तो एक ही इंग्लिश में एक ही वर्ड के कई मतलब होते हैं, तो इसलिए कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, इंग्लिश वाले समझते हैं कहीं एक ही वर्ड से कई मीनिंग हो जाते हैं। अपने हिंदी में यह नहीं होता है कि हम हिंदी में अगर विभव लिख रहे हैं तो विभव ही होगा, ऊर्जा लिखेंगे तो ऊर्जा ही होगा। लेकिन इंग्लिश में कई मीनिंग्स हो सकते हैं एक वर्ड्स के। ठीक बेटा? हाँ, सिनोनिम्स होते हैं, कई बहुत सारे हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर सिर्फ क्या है, वहाँ पर क्या लिखा था? केवल यूनिट मास। सिर्फ डिफिनीशन में क्या चेंज करेंगे, इंग्लिश वाले सुन लीजिए। वहाँ क्या लिखा था? यूनिट मास लिखा था। यहाँ वेरियस मास ऑफ बॉडीज। क्या कितना वर्ड बढ़ेगा वहाँ पर? सिर्फ एक वर्ड चेंज होगा, वेरियस मासेस ऑफ बॉडीज। डिफरेंट मास की वस्तुओं को अगर हम इनफाइनाइट से गुरुत्वीय क्षेत्र में गुरुत्वीय विभव के अगेंस्ट लाने में जो किया गया कार्य होता है वो क्या कहलाता है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। बस सिर्फ क्या एक वर्ड बढ़ेगा, वेरियस मास ऑफ बॉडीज। क्या पढ़ाएंगे वहाँ पर? वेरियस मासेस ऑफ बॉडीज। अलग अलग, वेरियस मतलब क्या होता है? अलग अलग ब्रह्मांड की वस्तुओं को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र में गुरुत्वीय बल के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा कहलाती है। अब इसके डेरिवेशन बड़े बड़े पॉइंट पे नहीं जाना है। ठीक है, तो इतना समझ लीजिए कि आप वेरियस ऑफ अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की जिक्र होगा तो वहाँ क्या लिखा होगा? यूनिट मास लिखा होगा। आपके ऑप्शन में क्या लिखा होगा? यूनिट मास लिखा होगा। और जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात आएगी तो वहाँ क्या लिखा होगा? वेरियस मासेस ऑफ बॉडीज। क्लियर? इंग्लिश वाले ध्यान में बात समझ में आई? तो बस सिर्फ माइन्यूट डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है? एक जगह क्या होगा? यूनिट मास ऑफ बॉडी, और दूसरी जगह पे क्या होगा? वेरियस मासेस ऑफ बॉडीज। ठीक, अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं को, ठीक है, कहाँ लाना? ग्रेविटेशनल फील्ड में ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट लाने में जो किया गया वर्क डन होगा। वर्क डन क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चाहे वो डिस्प्लेसमेंट dr दिया हो या फिर कहीं कहीं किताबों ने उसे dr लिखा है डिस्प्लेसमेंट को, कहीं कहीं ds लिखा है, तो उसमें कन्फ्यूज मत होना। और जब टोटल वर्क डन लगाते हैं तो हम उसमें लिमिट लगा देते हैं। अभी बता देंगे वो भी, तो आपको मैथमेटिकल फार्मूला। कहाँ पर? इसीलिए तो वहाँ पर किसी तरह के बैलेंस फोर्स होते हैं। फ्लैश तो वहाँ लगते हैं, लेकिन फ्लैश कैसे होते हैं? बैलेंस फोर्स होते हैं। तो इसलिए जहाँ पर बॉडी जिस पोजीशन में होती है वैसी वहाँ पर रहती है। इसलिए तो वहाँ पर कभी ग्रेविटी क्या है? जीरो है, फ्री फॉलिंग ऑफ बॉडी। तो इसलिए बॉडी तैरती रहती है। और वहाँ जो फोर्सेस होते हैं बेसिकली कि अर्थ की अपनी फील्ड है, मून की अपनी फील्ड है, या मान लो सन की अपनी फील्ड है। तो जहाँ पर फील्ड्स क्या होती हैं दूसरे के बराबर हो जाती हैं। फील्ड्स बराबर हो जाती हैं तो वहाँ पर क्या होती है? ग्रेविटी क्या हो जाती है? हमारी जीरो हो जाती है। तो वह फ्री फॉल होती है बॉडी। बॉडी कैसी होती है? फ्रीली क्या करती है? मोशन करती है। फील्ड्स की प्रॉब्लम है। किसकी? फील्ड, अपनी फील्ड से। अर्थ की अपनी फील्ड है, अर्थ के चारों ओर अपनी एक फील्ड है, और इसी तरीके से मून की अपनी फील्ड है, और सन की अपनी फील्ड है। स्पीड को पर्टिकुलर क्या नाम है? जी, स्पीड को पर्टिकुलर क्या नाम है? स्पीड को इस क्या फील्ड बता रहे हैं? सबका मून की अलग फील्ड है, तो इसका पर्टिकुलर नेम क्या है? एक विशिष्ट अलग नाम। फील्ड को बेटा फील्ड कहेंगे, फील्ड का नाम क्या देंगे?
पर्टिकुलर मतलब क्या जानना चाह रहे हो? तो ये पर्टिकुलर पूछ रही कि जो फील्ड आप बता रहे हैं ना मून की एक अपनी फील्ड होती है, तो उस फील्ड का नाम पूछिए। बट एक्चुअली में मतलब उसका मतलब फील्ड फील्ड है सबकी अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड जो है अपने अर्थ की जो फील्ड है जहाँ पर ग्रेविटी है, तो अर्थ की अपनी फील्ड है, मून की अपनी फील्ड है, सन की अपनी, हर एक बॉडी की अपनी अपनी ग्रेविटी है। कि जैसे अर्थ की ग्रेविटी है, इसी तरीके से मून की ग्रेविटी जो है वो अर्थ के कितना 1/4 टाइम्स है। तो हर एक जी अच्छा 1/6 हो सकता है, 1/6 से 1/4 है। अच्छा मून की फील्ड अर्थ की फील्ड 1/6 है। हो सकता है मेरा जहन से जा रहा हूँ, अभी चेक कर लेंगे। जहाँ तक 1/4 है मेरे ध्यान में, देखो उसके डाल मेरे को डेट हो सकता है जनरल नॉलेज का सवाल हो जाएगा। खैर वो आप देख लीजिएगा, उसमें बेटर नहीं आ गया बस। ठीक है, तो पोटेंशियल ऑफ फील्ड क्या हो गया? ग्रेविटेशनल फील्ड हो गई और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए क्या बताया था कि मैंने अगर इसका फार्मूला मैथमेटिकल फार्मूला लिखेंगे, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को बी से हम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बी से। तो क्या बताया था किसके बराबर होता है? वर्क डन के। अगर वर्क डन हम ये मान लें कि अगर डिस्प्लेसमेंट इनफाइनाइट डिस्टेंस से बॉडी आ रही है हमारी, तो ये मास इसका कितना लेना मेरे यूनिटी में, ठीक है। और कहाँ आ रही थी? कहीं फील्ड में आ रही थी, किसी का अर्थ हो या मून हो, जिसकी भी कह लीजिए, इसकी डिस्टेंस क्या है सेंटर से, अगर हम आर मान, ठीक है। चलिए 1/6 कर लीजिए, क्योंकि मेरे ध्यान से उतर गया होगा, किसी और की होगी पहले उसके लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो अब कहाँ से आ रहा है? यूनिट मास ऑफ बॉडी आ रही है। कहाँ से आ रही है? मास कितना हो जाएगा इसका? यूनिटी हो जाएगा। तो यहाँ वर्क जो होता है मैंने क्या बताया था, अगर डिस्प्लेसमेंट आर ले लेंगे, अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो इसके लिए क्या लेंगे हम? डी आर ले लेंगे। अब ये किसके अगेंस्ट आएगा? अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के क्या होगा? विरुद्ध होगा। तो यहाँ जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा? अर्थ का फोर्स हम कितना लेते हैं? कैपिटल एम। इसका सॉरी मास कितना लेते हैं? कैपिटल एम। और बॉडी का मास कितना लिया है मैंने? यूनिटी लिया। कितना लिया है? एकांक। तो जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, अभी मैंने आपको बताया था वो क्या होता है? जी एम एम अपॉन आर। तो इस केस में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 1 कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो सिंपली जो होगा यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे एफ इंटू डी आर, ठीक है। ये एफ इंटू डी आर क्या होगा? वर्क डन होगा। और यहाँ माइनस बिल्कुल फार्मूले में बताया था मैंने कि जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये कहाँ होता है? माइनस होता है। इसको लगा और यहाँ पे क्या लगा होगा? फिर आर कैप लगा होगा। अगर वेक्टर में लिखेंगे तो साथ में क्या होगा? आर कैप होगा। क्लियर? तो तेज तो नहीं चल रहे हैं अभी। जब आर कैप लिखेंगे तो आर कैप की वैल्यू जब लिखेंगे तो आर क्यूब आ जाएगा। ऐसे नहीं आएगा कि आर कैप की वैल्यू क्या होती है? वेक्टर आर अपॉन मॉडुलस आर, ठीक है। जब वो हम लिखेंगे तब यहाँ क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो अब बात यहाँ तक, तो ये फार्मूला क्या है? एफ डी आर। अब ये वर्क डन भी क्या हो रहा है? फोर्स के अगेंस्ट हो रहा है। कैसा हो रहा है? जब यहाँ पर वर्क डन निकालेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कैसा होगा? अगेंस्ट होगा। जब कोई चीज़ अगेंस्ट होती है तो वहाँ क्या लगा देते हैं? माइनस लगा देते हैं। माइनस माइनस एक तो माइनस से फार्मूले होगा जब फोर्स की वैल्यू रखेंगे, एक माइनस ये हो गया, ठीक है। अब कहाँ से ला रहे हैं? तो इसकी अगर लिमिट शो करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक आ रहा है? ये कहाँ से आ रहा? इनफाइनाइट से आ रहा। कहाँ तक आ रहा? आर डिस्टेंस। इस डिस्टेंस तक लेके आ रहे हैं हम आर, ठीक है। तो ये इसका एक मैथमेटिकल फार्मूला हो जाएगा इसका पोटेंशियल के लिए। और वही फार्मूला किसके लिए होगा? एनर्जी के लिए होगा। फर्क क्या होगा? पोटेंशियल के लिए मास की वैल्यू कितनी रखेंगे हम? 1 रखेंगे, और बाकी जनरल उसके लिए क्या रखेंगे? m रख देंगे, ठीक है। तो बस इतना सा थोड़ा सा चेंजिंग होगी, बाकी कुछ नहीं होगी। तो इस फार्मूले को आप लोग नोट कर लो, किताब में जाके इसे एक बार चेक भी कर ले, ठीक। बोलना इतना आसान नहीं होता, लगातार कंटिन्यू बोलना इतना आसान। आगे बढ़ा जाए। आधे से ज़्यादा टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, और बाकी आपकी जिम्मेदारी है आप जाके घर से पढ़ें, और घर से पढ़ने के बाद जो भी कहीं पे आपको प्रॉब्लम्स आए उसे आप डिस्कस करें के लिए आगे, ठीक है। कुछ तो कुछ सब पूछना चाह रही, मैंने कोई कन्फ्यूजन है दिमाग में, अब उसे हम टेस्ट नहीं कर पा रहे, तुम क्या जानना चाह रहे हैं? जी सर, जी
अभी का क्लास चल रहा है मेरे यहाँ UPSC का। नहीं तो हम भी चलेंगे, थोड़ी देर में चलेंगे, 10 मिनट और वेट कर लेंगे। हमने थोड़ा बहुत टाइम दिया बच्चों के साथ, इसलिए बहुत तेज बहुत तेज पढ़ा रहे हैं, इसलिए बच्चों। चलिए 2 बच्चे मुझे ठीक ठाक लगे हैं, तो ना वो खामोश बैठे रहते हैं आप लोग। लेकिन अब फिजिक्स का नीट का भी क्लासेस जो होता है पैरेलली चलता है, शायद आपके नीट वाला भी तो क्लासेस चल रहे हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा डीपली फिजिक्स पढ़ाई जाती है। यहाँ तो फिर भी है कि आपको कंसेप्चुअल चीज़ें बताई जा रही हैं कि फार्मूला होता क्या है, इसका फार्मूला क्या है, ये अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, या किसके ऊपर ये डिपेंड करता है, मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है या प्लास्टिक के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इससे ज़्यादा आपके कोर्स में है नहीं, लेकिन वहाँ पर न्यूमेरिकल फिजिक्स लगाए जाते हैं नीट वाले सिलेबस में। लेकिन क्योंकि तुम्हारे पहले क्लास चल रहे हैं, तो जिस दिन मेरा नीट का क्लास होता है तो हम आप लोगों को उसमें बुला लेते हैं फिजिक्स के लिए, क्योंकि जहाँ तक हम लोग तक नीट का ही पढ़ा रहे थे। मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे होता है, 2-3 दिन होता है, लेकिन आपका भी पहले क्लास यहाँ चलेगा तो उसे कैसे करते हैं। लेकिन अलग से मैंने कहा था कि मैंने आपको दे दिया, अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, अगर किसी कोई प्रॉब्लम्स आए तो आप व्हाट्सअप पे डाल दो उसे, तो जब भी मेरे पास टाइम होगा तो उसका हम जवाब आपको दे देंगे, ठीक है। आपके पास नहीं लिख लीजिए, आप भी लिख लीजिए, कल बच्चे जो सबको सबने लिखा दिया था 9198195659, तो इसके ऊपर अपना क्वेश्चन डाल दीजिएगा, जो भी आपकी क्वेरीज हो उसे डाल दीजिएगा। हम उसका जब भी मेरे पास वक्त होगा तो उसका आप सोल्यूशन आपको डाल देंगे। सर आपका नाम क्या है? मोहम्मद तारिक खान। अच्छा सर आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसे मिटा दें। अब देखिए इसका तरीका बेस्ट में क्या है। देखिए यहाँ 8 लेक्चर में आपको फिजिक्स नहीं, 8 लेक्चर में 1 यूनिट पढ़ाना मुश्किल होता है। अब 8 लेक्चर में आपको पूरा सिलेबस कवर करना है। मेरे सामने ये रखा गया कि आपको 8 लेक्चर लेना है और कुछ सिलेबस दे दिया गया, तो 8 लेक्चर में बेटा इतना ही हो सकता है। अगर हम डीपली चले जाएंगे तो फिर अभी 1 यूनिट पढ़ाना मुश्किल है 8 लेक्चर में। अगर हम केवल ग्रेविटेशन वाली यूनिट पढ़ाना चाहें तो 8 लेक्चर में मुश्किल से हो पाएगी। हाँ भाई वाले बस आ रहे हैं, थोड़ी देर में आ रहे हैं, 5 मिनट बाद बताओ। ये काम थोड़ी है, देखिए सबके दादा लगा था, एक काटो दूसरा फोन आ रहा है, क्योंकि 2 ही 4 दिन बिजी है, उसके बाद रो, उसके बाद खाने का तो प्रैक्टिकल वगैरह खत्म हो जाएंगे। प्रैक्टिकल चल रहा है, एक तरफ एडमिशन चल रहे हैं, दूसरी तरफ एग्ज़ाम चल रहा है, तो कहाँ कहाँ ड्यूटी करें यार। लॉ ऑफ कंजर्वेशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब हम आ जाते हैं हीट पे, ठीक है। जैसे फ्रैक्शन भी होता है, फ्रैक्शन जानते हैं आप लोग? हाँ, वो भी शायद थोड़ा बहुत हिंट उसका भी देना है आपको, फ्रैक्शनल फोर्स। तो फ्रैक्शनल फोर्स जानती है, बताओ क्या होता है? बी इंटू आर होता है, उसका फार्मूला F इक्वल टू क्या होता है, बी इंटू आर। इम्यू जो होता है वो फ्रैक्शनल कांस्टेंट होता है। बेसिकली रिएक्शनल फोर्स होते हैं। कैसे होते हैं? क्रियात्मक बल होते हैं। कि किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कहीं जैसे अर्थ पे चल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कहाँ चल रहे हैं? अर्थ पे चल रहे हैं। अगर ये अर्थ हमारे ऊपर फ्रैक्शन ना लगाए तो हम आगे मूव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये फोर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रैक्शनल फोर्स ही यहाँ पर क्या कर रहा है? रिएक्शन कर रहा है। क्या कर रहा है कि जितनी हमारी बॉडी का फोर्स इसके ऊपर पड़ रहा है अर्थ पे, उतना ही फोर्स जो है अर्थ भी हमारे ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में लगा रही है। तो आगे मूवमेंट के मतलब वहाँ फ्रैक्शन लगता है, ठीक है। एक तो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स हो गया, और उसके बाद मूव फॉरवर्ड के लिए क्या होता है? यहाँ पर फ्रैक्शन लगता है, जिससे हम आगे बढ़ते हैं। अगर फ्रैक्शन ना हो तो दैट मीन्स क्या होगा? हम इमीडिएट इन द अर्थ के अंदर समा जाएंगे। अर्थ के अंदर क्या होगा? धंस जाएंगे। अगर रिएक्शन, अगर मतलब फ्रैक्शन ना हो तो फ्रैक्शन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद ब्रीफली किसी दिन जिक्र कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं हीट के ऊपर, ठीक है। हीट कौन बताएगा क्या होती है? हीट बात जी बताओ। तुम तो पीछे बैकग्राउंड की हो। हीट एनर्जी होती है जो मतलब एक कोल्ड टेम्परेचर से हॉट टेम्परेचर में ट्रांसफर होती है। जी सर, एक टाइप की एनर्जी होती
ध्यान दिए, देखिए एनर्जी होती है फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन टू डिफरेंट टेम्परेचर्स ऑफ बॉडी, कि जब एनर्जी का फ्लो दो अलग अलग टेम्परेचर्स की बॉडी के बीच होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, हीट कहते हैं। ये मान लीजिए समझ लीजिए कि एक बॉडी मान लो ए है, ठीक है, एक बॉडी क्या है यहाँ, एक का टेम्परेचर मान लीजिए क्या है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना है, एक का कितना है 200 डिग्री सेंटीग्रेड है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ अगर इनके बीच हीट का और एनर्जी का फ्लो हो रहा है, इसका अगर इन दोनों बॉडी के बीच एनर्जी का फ्लो होगा, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, हीट कहलाएगी। जो यहाँ एनर्जी होगी वो किस फॉर्म में होगी, हीट की फॉर्म में होगी। हीट भी क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, आपने पढ़ा होगा बेस छोटे छोटे स्कूलों में। हीट क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा। तो सिंपल डिफिनेशन क्या है, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये ऊष्मा एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा। तो बट अगर इंग्लिश वाले लिखना चाहें तो लिख लें, हीट क्या है, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। कि एक हीट जो है वो ऊष्मा का ही एक रूप, यानी ऊर्जा क्या है, ऊष्मा का ही एक रूप है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है कि अब हीट का फ्लो होगा किधर से किधर। अब एक टेम्परेचर क्या, एक बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, दूसरी का टेम्परेचर कितना है 200 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इनमें से हीट का फ्लो किधर से किधर होगा। हाँ, कि हमेशा ध्यान रखिएगा कि हीट का जो फ्लो होता है वो हमेशा हार्ट टेम्परेचर से किधर होता है, लोअर टेम्परेचर ऑफ बॉडी होता है, हमेशा यही होगा। नेवर भी पॉसिबल की टेम्परेचर फ्लो हो जाए लोअर बॉडी टू हॉटर बॉडी, कि लोअर बॉडी या कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी की तरफ टेम्परेचर का फ्लो या एनर्जी का फ्लो नहीं हो सकता है। ठीक है, हमेशा एनर्जी का फ्लो किधर से होता है, कि हॉट बॉडी से कोल्डर बॉडी, यानी हॉटर बॉडी से किधर होगा, कोल्डर। तो हीट क्या होती है, चाहे डिफिनेशन लिखना चाहूँगा, हार्ट हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, या क्या ये भी कह सकते थे फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन टू डिफरेंट टेम्परेचर ऑफ बॉडीज, कि दो अलग अलग टेम्परेचर ऑफ बॉडीज के बीच जो एनर्जी का फ्लो होता है उसे हम ऊष्मा कहते हैं। दोनों तरीके की हीट क्या है, ऊर्जा की एक फॉर्म है, एक एनर्जी का एक रूप है। उसकी डिफिनेशन क्या होगी, कि फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन टू डिफरेंट टेम्परेचर ऑफ बॉडीज, बस इतना ही लिखेंगे, ठीक है। और फिर उसके क्या हो गए, उसके बाद क्या आता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और फिर लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आएंगे। जी, इसका कोई फार्मूला नहीं, डिफिनेशन आगे के फार्मूला आएंगे। अभी तो केवल एक डिफिनेशन है, इसलिए क्या है, डेफिनेशन, कि क्या लिखेंगे, द फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन डिफरेंट टेम्परेचर ऑफ बॉडीज, या 2 वर्ड बढ़ा दे तो भी कोई मसला नहीं है। अब ये ध्यान रखिएगा कि हीट का फ्लो हमेशा क्या होता है, हॉटर टू कोल्डर बॉडी होता है। क्या होता है, अब इसके लिए 2 फार्मूले भी हैं। सबसे पहला जो आता है कि इसके लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्या आएगा इसके बाद, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। उसमें सबसे पहला होगा, अरे टेम्परेचर क्या होता है कौन बताएगा, इतना जो टेम्परेचर बढ़ गया है, टेम्परेचर क्या है, गुड, वेरी गुड। जब ये बायोलॉजी लड़की बोल रही है, डिग्री ऑफ हार्डनेस एंड कोल्डनेस, कि क्या करते हैं, जो हार्डनेस और कोल्डनेस को डिग्री के लीजिए रिले, अगर जो हम रियलाइज़ करते हैं कि आप गर्मी है या ठंड है, तो बेसिकली टेम्परेचर क्या है, डिग्री ऑफ हार्डनेस एंड कोल्डनेस। ठीक है, ये इससे ध्यान रखिएगा कि टेम्परेचर कभी कभी आदमी पूछ लेता है डिफाइंड टेम्परेचर क्या है। फिर उसके बाद क्या है, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अच्छा, थर्मोडायनामिक्स क्या है, यही पढ़ाने वाले हैं। उसमें थर्मोडायनामिक्स सबसे पहले हीट आ जाता है, फिर टेम्परेचर आ जाता है, फिर उसके बाद जो होते हैं कुछ सिस्टम की बात करते हैं, वो भी हम आपसे अगले टर्म पे एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद जो है थोड़ा सा वेव ऑसिलेशन की बात करेंगे, फिर हम सेकेंड पार्ट पे आ जाएंगे आपको, क्योंकि 4 लेक्चर में मुझे इतना कवर करना था, क्योंकि फर्स्ट पार्ट का जो मेन टॉपिक्स हैं वो मुझे 4 लेक्चर में कवर करने हैं। अगले 4 लेक्चर हमें आपको देना है सेकेंड पार्ट के लिए, क्योंकि 11th में 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या है आपका, यही मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स एंड वेव ऑसिलेशन। कितने हैं, मैकेनिक्स, काइनेटिक थ्योरी भी है, लेकिन अब वक्त होगा तो उसके बारे में जिक्र कर लेंगे। काइनेटिक थ्योरी में ही आ जाता है ये। तो कितने फर्स्ट पार्ट में कितने पार्ट्स हैं, यानी फर्स्ट पार्ट जो आपका है यहाँ पर कि मैकेनिक्स क्या है, ठीक है, उसमें मैकेनिक्स में ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह, डिस्प्लेसमेंट वगैरह ये सब आ जाता है। उसके बाद जो है काइनेटिक थ्योरी है, उसके बाद जो है थर्मोडायनामिक्स, उसके बाद वेव ऑसिलेशन। 4 पार्ट में फर्स्ट पार्ट को डिवाइड किया गया है। सेकेंड पार्ट में जो क्या है वो क्या बताऊँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, फिर उसकी बात हमें करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म क्या है। तो पहले ये तो ख़त्म हो जाए, आज 4था लेक्चर है।
फोर्थ लेक्चर में चाहिए था ये थर्मल फिजिक्स और वेव ऑसिलेशन हो जाता, लेकिन नहीं हो पाया। आगे कब कोशिश करेंगे अगले लेक्चर में, एक ही लेक्चर में दोनों चीज़ें निपट डालते हैं, ये जो मेन है। बाकी बहुत ज़्यादा तो नहीं हो सकता है, मैं कितना हो सकता है 8 लेक्चर में, जहाँ हम 2 साल फिजिक्स पढ़ते हैं तब जाके बड़ी मुश्किल से दोनों पार्ट्स को फिनिश करते हैं। अब चाह रहे हैं कि 8 लेक्चर में भी इतना कुछ कर दें, कैसे कर देंगे? उसके लिए बस सिर्फ हम आपको एक डायरेक्शन दे सकते हैं, पढ़ना आपको घर पे बैठ के, ठीक है? और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं वो आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे, किसी किताब से उठा के अपने आप ही गेन कर लेंगे सारी चीज़ें। तो अब उसके बाद टेम्परेचर की बात हो गई, हीट की। अब उसके बाद क्या है, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अच्छा, इसमें कुछ थर्मोडायनामिक्स की बात करते हैं तो उसमें कुछ सिस्टम्स भी आते हैं। सिस्टम, जब थर्मल फिजिक्स की बात करेंगे तो वहाँ सिस्टम भी होते हैं। तो 3 तरीके के सिस्टम होता है। सिस्टम एंड सराउंडिंग्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सिस्टम क्या है और सराउंडिंग्स क्या है। तो सिस्टम कल मैंने बताया था, कौन बताएगा? जल्दी रिपीट कर दें। सिस्टम इसे निकाय इंजन कहते हैं, या कुछ और भी कहते हैं, प्रणाली लाली वो पूरा लिख लेना, निकाय या प्रणाली को कह रहा था, प्रणाली समझिए क्या होता है सिस्टम। किसी भी सराउंडिंग से ढका हुआ, मतलब कोई जो एरिया है जो सराउंडिंग से कवर हो उसे मैंने बताया था, अगर आप सिस्टम होता है। उस दिन मौजूद थे नहीं पर, देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग फिजिक्स है ये। अगर आप ध्यान देंगे, घर से पढ़ के आएंगे तो मज़ा आएगा, अदरवाइज फिर ऐसा लगेगा नहीं बड़ी बड़ी आफत है ये, लेकिन फिजिक्स इतना आसान जी बेटा। हाँ, डिफिनिट क्वांटिटी ऑफ मैटर सराउंडेड बाय ए बाउंड्री इज कॉल्ड सिस्टम। अगर कोई डिफिनिट क्वांटिटी ऑफ मैटर है, मैटर की अगर कोई डिफिनिट क्वांटिटी ले लें, उससे किसी बाउंड्री द्वारा घेर दें, तो वो क्या कहलाता है? सिस्टम कहलाता है। तो उसे लिखना है, चाहे लिख लीजिए डिफिनिट क्वांटिटी ऑफ मैटर, बाउंडेड के लीजिए या सराउंडेड के लीजिए बाय ए बाउंड्री इज नोन एज सिस्टम। लिखना है किसी को, लिख लीजिए कि अगर अब डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ मैटर, अब मैटर कितने तरीके का होता है, कौन कौन बताएगा? हाउ मेनी टाइप ऑफ मैटर्स? मैटर के कितने प्रकार हैं? कितने? तो सही बोल रही, 5 होते हैं। इन जनरल जो हम पढ़ते हैं वो 3 पढ़ते हैं, लेकिन होते कितने हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से? कंडेंसेशन ऑफ गैसेस, ठीक है, कंडेंसेशन ऑफ, ये फोर्थ फॉर्म है इसकी। वैसे 3 फॉर्म तो सभी जानते हैं, क्या जानते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 फॉर्म तो आप लोग हर कोई जानता है। उसके बाद 4th जो है प्लाज्मा, और 5th जो है वो कंडेंसेशन ऑफ गैसेस होती है, ठीक है। तो ये 5 मैटर की कितनी फॉर्म है? 5 फॉर्म है। प्लाज्मा क्या होती है? सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तो सभी जानते हैं। प्लाज्मा क्या होता है? हाईली बोल अपनी भाषा बोलो थोड़ा। जो भी सही कह रही है, सही कह रही है, वो बायोलॉजी ग्रुप की वो सही कह रही है। हाँ, फ्लोटर तो है, फ्लोटर ही है, लेकिन बेसिकली क्या होती है? गैसेस होती है, आयनाइज्ड गैसेस होती है। कैसी होती? हाईली आयनाइज्ड। एक होती है, इन जनरली हम आयनाइज्ड गैसेस पढ़ते हैं, ये क्या होती है? हाईली आयनाइज्ड गैसेस कमिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ सन, उसे हम क्या कह लेते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। अब बायोलॉजी में जो प्लाज्मा कहते हैं उसे हम फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड या फ्लूइड फॉर्म में जो चीज़ें होती है उसे हम क्या कह देते हैं? प्लाज्मा कह देते हैं। लेकिन हाँ जी, प्लाज्मा आज चार्ज को देख नहीं सकता, ना गैस देख सकता है, ना कोई चार्ज देख सकता है, ठीक है। ये सब किसी होती है? इनविजिबल होते हैं। चार्ज किसने देखा अभी तक? चाहे हाईली आयोनाइज्ड हो, चाहे लोअर आयोनाइज्ड हो, लेकिन चार्ज को कोई देख नहीं सकता। सिर्फ क्या है? कन्वेंशन, कैसा एक ट्रेडिशनल वर्ड है, परंपरागत शब्द है। किसी को मैंने निगेटिव कह दिया, किसी को पॉजिटिव कह दिया। जब इसका जिक्र आएगा अगला जो लेक्चर होगा इसी को होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर है। एक लेक्चर के बाद अगला, एक लेक्चर में तुम्हें यहाँ पे पढ़ाना है ये थर्मल फिजिक्स एंड वेव ऑसिलेशन। अगला लेक्चर जो होगा वही होगा, चार्ज क्या ही होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो उसको ध्यान से आप लोग पढ़ के आइए। तो बात चल रही थी किसकी? हाँ जी, हाँ। तो अब कितने तरीके का होता है मैटर? 5 तरीके होता है, ध्यान रखिए। अभी तक जिनके ध्यानों में 3 था उसे छोड़ दीजिए। कितने तरीके होता है? 5 टाइप्स होता है, ठीक है। उसके बाद जो है सिस्टम, सिस्टम की बात हो गई। सिस्टम के टाइप्स ऑफ सिस्टम, कितने तरीके से सिस्टम हो सकता है? 3 टाइप सिस्टम होता है। पहला कौन सा होता है?
इन्हें भी नोट कर लेने तो तुम लोगों को पता है ये बेचारी ये आर्ट्स बैकग्राउंड की इनके लिए बहुत जरूरी है। तो आप डाल लीजिए हेडिंग सिस्टम। सिस्टम तो लिख लिया था कल। तो सिस्टम में कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स है। कितना? सिस्टम, ठीक है। कितने सिस्टम, कितने तरीके होता है ये? पहला कौन सा? ओपन सिस्टम, ठीक है। ओपन सिस्टम का मतलब खुलाने का है, हिंदी में कहते हैं इसे ओपन सिस्टम। बार बार सिस्टम लाने के कोई मसला नहीं, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? खुला निकाल। दूसरा क्या होता है? क्लोज सिस्टम, पता है सबको? क्लोज सिस्टम। तीसरा कौन सा है? आइसोलेटेड, ठीक है। ओपन सिस्टम क्या होता है? अच्छा, सिस्टम से पहले सराउंडिंग भी पढ़ लीजिए, ठीक है। सिस्टम की बात हुई, फिर सराउंडिंग्स भी जानना चाहिए। सराउंडिंग्स क्या होती? एनीथिंग आउटसाइड द सिस्टम। सिस्टम से जो भी बाहर है वो क्या कहलाता है? सराउंडिंग्स कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिस्टम को कैसे डिफाइन करें? जैसे रूम है, क्या है ये? रूम में मैंने बताया था, अगर इसकी हम बाउंड्री को क्लोज कर दें, जैसे खिड़कियाँ वगैरह सब क्या कर दें? बंद कर दें, तो ये पूरा जो अरेंजमेंट है इसके अंदर क्या है? डाइस है, मोबाइल भी लगा हुआ, स्टैंड भी लगा हुआ, चेयर्स भी पड़ी है, बाकी हम लोग भी हैं, और उसके बाद फैंस भी हैं। ये सब क्या कहलाएगा? पार्ट्स ऑफ सिस्टम कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा? अगर ये पूरा कमरा हम क्लोज कर दें तो क्या कहलाएगा? ये सिस्टम कहलाएगा कि इस कमरे के अंदर मैटर है। मैटर क्या है? चाहे वो वुड हो चाहे हम भी क्या है? एक तरीके के, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये पूरा कमरा क्या कहलाएगा? हमारा सिस्टम। अब सिस्टम, इस कमरे से बाहर जो भी चीज़ें हैं वो सब क्या कहलाएंगी? सराउंडिंग्स कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? सराउंडिंग। जिसके साथ सिस्टम क्या कर सकता है? अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कर सकता है। क्या कर सकता है भाई? सिस्टम एनर्जी को किससे एक्सचेंज करेगा? अपनी बाहरी चीज़ों से। बाहरी चीज़ों को हम क्या कह देते हैं? सराउंडिंग्स कह देते हैं, ठीक है। तो जो हमारा ओपन सिस्टम है इसमें क्या होता है? देखिए, दो ही चीज़ें चेंज होती हैं, या तो मैटर चेंज होगा या फिर एनर्जी। इसके अलावा कोई चेंज नहीं होता। मैटर मतलब 5 फॉर्म होती हैं, आपने अभी पता चुके। मैटर मतलब हम भी कह सकते हैं, या जो भी चीज़ें इनसाइड द रूम है वो सब क्या है? पार्ट्स ऑफ सिस्टम है। क्या है? सिस्टम के भाग हैं। तो जो ओपन सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज हो जाते हैं। किससे? सराउंडिंग से। कि एनर्जी भी चेंज हो जाएगी और मैटर भी। और जो क्लोज सिस्टम होता है उसमें केवल एनर्जी चेंज होगी, मैटर चेंज नहीं होगा। और जो आइसोलेटेड होगा, नार मैटर नार एनर्जी, कुछ नहीं चेंज होगा। जिसे कहते हैं ना आइसोलेटेड। यार कभी कभी आपने क्लास में सुना, ये बच्चा बड़ा आइसोलेट रहता है। इन जनरल आप वर्ड सुनते हैं कि क्लास में क्या है? बच्चा किसी से बात नहीं करता, बहुत आइसोलेट रहता है। आइसोलेट के मतलब अलग थलग। हिंदी में क्या कहते हैं? अलग थलग। जी, एकांतवास तो अलग की चीज़ है। आइसोलेट के मतलब होता है अलग थलग रहना, कि जो किसी से कोई लेना देना ना करे, उससे हम क्या कह देते हैं? आइसोलेट कह देते हैं। कहते हैं ना बच्चे कि क्लास में यार किसी से बात ही नहीं करता, बहुत आइसोलेट रहता है, तो इसके मतलब ये अलग थलग रहने को हम आइसोलेट कहते हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम 3 तरीके के होते हैं: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। अगली हेडिंग डाल लो, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। किसे? आइसोलेट विलिखित, जो किसी से लेना देना ना करे। विलिखित। क्लोज मतलब बंद निकाय, ओपन मतलब खुला निकाय, और उससे विलिखित जो किसी से लेना देना ना रखे। हिंदी मुझे बहुत अच्छी नहीं आती, कहीं कहीं गड़बड़ लिख देते हैं, जैसे सही कर लेना, क्योंकि बहुत ज़माना हो गया है सब चीज़ों को पढ़ाए। अच्छा, आप लोगों से कल मुलाकात होगी, कल नहीं मतलब नेक्स्ट, कल किसी और का लेक्चर होगा, बस कर। अब आप लोग पढ़ के आएगा जितना पढ़ाएगा।